जय जोहार साथियों। भारत में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद बहुजन राजनीति में जिनका नाम शीर्ष स्थान पर हो, जिन्होंने अम्बेडकरवादी मूवमेंट को राष्ट्रव्यापी बनाया, ऐसे व्यक्तित्व कोई होंगे तो वो मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने DS4 बामसेफ BSP जैसे संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर परिवर्तन निर्माण किया था। चलिए देखते हैं कांशीराम साहब की जुबानी, उनके साथ कार्य किए हुए शख्सियत की जुबानी। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद को बिलोंग करता हूँ। लोग मुझे अक्सर नागमित्र के नाम से ही जानते हैं। और मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटेलिजेंस ऑफिसर था और हम कांशीराम साहब के साथ में जब वो BRC काम कर रही थी और बामसेफ ओवरग्राउंड नहीं आया था, तब उनसे दिल्ली में मुलाकात हुई थी। डॉक्टर नैमिष राय हमको पहले मिल गए थे। कांशीराम साहब से मुलाकात हुई थी 11 बजे रात में। तब उन्होंने बताया था किस तरीके से भी चल रहा और मतलब ये प्रोग्राम है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट के लिए। तो मुलाकात हो गई। हम सर्विस में भी काम करते रहे। कई ऐसी घटनाएं हैं जो याद रहती हैं। मायावती जी के बिजनौर के इलेक्शन के लिए वो दौरा कर रहे थे कि एरिया देखें कहाँ कैसा है। तो उन दिनों हमारे साथ में मिस्टर अशोक कुमार, जो सोशल वेलफेयर अफसर थे, बाद में वो डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट रिटायर हुए हैं अभी कानपुर के रहने वाले हैं। उन्हें हम 2 महीने में बामसेफ में काम करने के लिए तैयार कर पाए थे। तो तैरने की समस्या, तो उन्होंने कहा कि वो गेस्ट हाउस एक शुगर मिल का के मानव हुआ करते थे। वो खंजड़ी पर बाबा साहब का और बुद्ध का प्रचार किया करते थे। उस आदमी के पास थैले में उसका रिवॉल्वर और कारतूस भी रहते थे, लेकिन पुलिस की तलाशी तब उसे ढूंढ नहीं पाते कि भाई खर्राटे बेड था, उसी पर सोया था। मुझे तो मालूम था कि हम और अशोक कुमार दूसरे कमरे में सोए। तो वो टहला, हमने कहा सो जाओ, कोई बात नहीं, कि हमारे पास आ जाओ। वो टहलता रहा। सुबह को जब नाश्ते पर बैठे तो मैंने तो कांशीराम साहब से, उन्होंने कहा साहब इतना खर्राटे मारते हैं, मैं तो सो ही नहीं पाया, मैं तो घूम रहा था। अरे बोला धत तेरे की, मैं तो मच्छर भगाने के लिए मार रहा था खर्राटे, हमें क्या पता तू भाग जाएगा, उड़ जाएगा। तो कभी कभी बातचीत में वो ऐसे ठाके लगाने वाली कर लिया करते थे बातें। और भी ऐसी घटनाएं हैं। एक घटना डिस्ट्रिक्ट हरदोई की है। डिस्ट्रिक्ट हरदोई में प्रचार के लिए एक बामसेफ के कार्यकर्ता थे, वो PWI थे, परमानेंट वेल इंस्पेक्टर, और बड़े एक्टिव रहते थे। उनके यहाँ बातचीत का महीना था मई का। हमको ट्रेन से आना था हरदोई से बरेली में मूवमेंट चल रहा था जेल भरो आंदोलन का, जिसमें मानवर कांशीराम जी अक्सर रहा करते, काफ़ी समय उन्होंने दिया। वहाँ से जब चलने को थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, सीमेंट की पटिया पर बैठे, इतनी तप रही थी, तो हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड था प्लास्टिक कोटेड, और उस पर पटिया पर लेट गए। कहने लगे कमर में दर्द होता है तो सेंक लगा लेता हूँ। जिस पटिया में इतनी तप रही थी कि हमारा ID कार्ड जो है वो इकट्ठा हो गया। साहब जो है अपने दर्द के लिए, मतलब न सोच के कि क्या परेशानी होगी इससे, तो लेट गए कि हमारा दर्द ठीक हो जाएगा, छेंक लग जाएगा। इतने कर्मठ कार्यकर्ता मैंने जीवन में और किसी को कार्य करते हुए नहीं देखा। इतना वेल ऑर्गेनाइजर हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इतनी मेहनत करते हुए। अक्सर वो जब कार से अपनी चला करते थे, एम्बेसडर कार से, जो फिरोजाबाद के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई थी, उसमें वो अकेले चला करते थे। और जमुना नाम का एक उनका ड्राइवर हुआ करता था। हम लोग उसे रोबोट कहते थे। कांशीराम सब कहते क्यों भाई जमुना? तो मैंने इतने सवाल किए, बोला इसीलिए मैं किसी दूसरे, और वो
संतुष्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे सोचने का और लिखने का समय बर्बाद कर देगा। तो जहाँ कहीं भी देखा कि होटल पड़ा, नहीं होटल पड़ा, ढाबे पर या कहीं भी, आगे जमुना सो जाता था और पीछे कांसीराम साहब सो जाते थे, और अपनी बोतल से ही लेटरिन जाने के बाद खा पी के वहीं से चल देते थे। वो कभी होटल में नहीं ठहरा करते थे, या तो कार्यकर्ता के यहाँ ठहरते थे, हमारे यहाँ भी, और अक्सर हम बरेली में अशोक कुमार जी के यहाँ निवास पर या मेरे निवास पर रहते थे। मैं उन दिनों ऑफिसर हॉस्टल में रहता था। एक बार की घटना है कि रात के 11 बजे आ गए, मैं कुछ काम कर रहा था तो दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। तो हमें नहीं मालूम का कौन आया, तो दोबारा खटखटाया। तो मैंने कहा बहरा है क्या, सुनता नहीं, दरवाज़ा खुला, आ जा। तो तीसरी बार भी तो मैं तेज आवाज़ में बोला, क्यों खटखटाया जा रहा है, आता क्यों नहीं है, खुला हुआ है। फिर भी अंदर नहीं घुसे। मैंने उल्लू का पट्टा खटखटाया जा रहा, अंदर नहीं आ रहा है। मैं एकदम उठा गुस्से में और दरवाज़ा खोला तो हंस रहे थे खड़े काफ़ी देर तक वो भी हंसते रहे और मैं भी हंसता रहा। अक्सर उन्हें अरहर की दाल पसंद थी। बोला खाने को, हमने खाना नहीं खाए, कहीं नहीं, तो ठीक है। तो भतीजी ने हमारी और वाइफ ने तुरंत मिलकर उनको खाना खिलाया, बनाया। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो याद रखती हैं। एक बार मूवमेंट चल रहा था तो पता लगा कि कांसीराम साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जेल भरो आंदोलन। हम लोग एक होटल में बैठे थे, परिचित थे, चूँकि हमें सब जानते थे, मतलब चाहे वो LIU का हो या सेंट्रल इंटेलिजेंस का कोई अधिकारी कर्मचारी, वो सब जानते थे। लेकिन कांसीराम साहब को कुछ ही लोग पहचानते थे, बहुत से लोग नहीं जानते थे। होटल में बैठे तो एक LIU के व्यक्ति ने कहा कि आज साहब अरेस्ट कर लिए जाएंगे साहब, और वो लोग अरेस्ट करने वाले इधर उधर लगे हुए हैं। हमने उन्हें बताया नहीं कि कांसीराम साहब हैं, हम तो जान रहे हैं। तो वो उन्होंने जैसे ही कहा तो उन्होंने अपनी कमीज उतारी, सर पे रख ली। गर्मी के महीना था, पसीना निकल रहा था, और जूते हाथ में पकड़े और जिधर रेलवे स्टेशन था उधर चल दिए। वो आगे आगे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे जा रहा था। तो उनको कहता था कि अभी सीधे चलना है। मैं उनको इंस्ट्रक्शन देता जाता था, किसी को पता नहीं लगता था कि ये दोनों साथ साथ थे। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। एक मित्र का होटल था तो मैंने कहा लेफ़्ट टर्न कर जाइए, ये जो होटल है इसमें घुस जाइए, मैं भी आता हूँ। तो परिचित वाले का होटल था, उसने अवगत करके इनको खिलाया पिलाया, AC कमरे में रखा। तो इस तरीके की उनकी घटनाएँ हैं। एक हमारे और मित्र हुआ करते थे, उनका नाम था बद्री प्रसाद, एडवोकेट थे, लंबाई में मानवर कांसीराम के बराबर ही थे, और चेहरा भी वैसा था, बाल भी वैसे ही थे उनके, थोड़े जिस तरीके से कांसीराम साहब के थे। तो जब कांसीराम साहब नहीं हुआ करते थे तब हम अपने स्कूटर से उन्हें बिठा के घुमा दिया करते थे, ताकि लोग समझे कि मानवर कांसीराम साहब अभी यहीं बरेली में ही हैं। तो लोग समझ जाते थे, हैं तो सब लोग कार्यकर्ता ऑर्गेनाइज रहते थे। उन दिनों एक मूवमेंट चला था, जेल भर, मतलब शराब की भट्टी हटाओ, जेल भरो आंदोलन। अच्छा। हाँ, तो उसमें हजारों की तादाद में महिला जेल गई थी। वहाँ कलेक्टर को 180 लोगों, महिलाओं ने उन्हें उनके घर पर बंद कर लिया, घेर लिया। पुलिस को घुसाया गया महिलाएं को पकड़ने के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए। तो 2 सब इंस्पेक्टर थी और 4 महिलाएं जो हैं कांस्टेबल थी। तो उनकी महिलाओं ने उनकी सबकी वर्दी फाड़ के नंगा करके उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया, पुलिस की महिलाओं। बाहर पुलिस वाले जो थे, बात और महिलाओं का भी हुजूम था, कुछ महिलाएं जेल में थीं। तो वो पुलिस वाले ऐसी कहते, अगर आदमी लोग होते तो हम मार मार गोलियों के छलनी करके पोस्टमार्टम के लिए लाइन में लगा देते थे। तब वो महिलाएं कहती थीं जो बाहर बैठी थी कि माँ ने दूध पिलाया तो चला हम पर गोली। और मैं पता नहीं लगता था कहाँ महिलाएं हैं। और वो मतलब पूरे कलेक्ट्रेट में वकीलों के पास 1 बैठी 2 बैठी, और जैसे ही 10 बजता था सीटी बजाई, वो सब महिलाएं आ जाती थी और चप्पल हाथ में लगती थी, कोई फेंक के जाती थी, कोई नई चप्पल अपनी उतार के फेंक के मारती थी, कार्यों पर जेल चली जाती थी। तो इतना बड़ा आंदोलन तो स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं का नहीं हुआ जितना बरेली का आंदोलन मशहूर हुआ। कांशीराम जी को दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे,
और उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनके साथ बहुत लगाव रखा। कैसे काम किया उन्होंने? बाबा साहब का दूसरा रूप के रूप में उन्हें कैसे देखते थे? मानवर कांशीराम साहब कहते थे बाबा साहब ने हमको थ्योरी दी है, लोगों को मैं उस थ्योरी को समझाने के लिए और देश में बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को समाज बनाने के लिए मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। और जिस तरीके की उनकी भाषा हुआ करती थी, रात में वो उनके 10 और 11 बजे के बाद बीच में नींद आती थी। अब वो अपने माथे को सहलाते हुए, इस तरीके से सहलाते हुए वो सोने लगते थे। तो कार्यकर्ता कहते थे कि भाई सो जाओ, आपको नींद आ रही। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जग रहा हूँ, आप कहते रहो। तो करीब 1 घंटा वो सहलाने के बाद नहीं सोता हूँ। फिर उनको नींद नहीं आती थी और वो सुबह 4-5 बजे तक बैठे रहते थे। कार्यकर्ता भले सो जाए, लेकिन मानवर कांशीराम साहब अपनी बात कहते सोते नहीं थे। और सोने के बाद वो मतलब ट्रेन में भी कहीं बैठे हुए हैं तो मैं उनके साथ रहा हूँ। ट्रेन में कभी झपकी मार के सो लेते थे, कभी अपने गाड़ी में चलते हुए सो लेते थे। अच्छा, खाने के लिए भी कोई उनका विशेष खाना नहीं था, रखा हुआ खा लेते थे। लेकिन पहनने का भी कहीं किसी की मतलब उनका हमेशा सोच रहता था संगठन, और संगठन के अलावा उनका कोई और सोच नहीं था। लोगों से बातचीत भी करते थे तो संगठन पर ही बात किया करते थे और बताया करते थे कि फला स्टेट में, फला डिस्ट्रिक्ट में मैंने इतना काम कर लिया, तुम लोग बहुत धीरे काम कर रहे हो। वही बात कहते तुम लोग बहुत पीछे हो। हा? लोगों को मोटिवेट करते थे, मोटिवेट करते रहते। जहाँ कुछ भी नहीं हुआ बोला वहाँ के सबसे आगे हैं। तो उन्होंने दिल्ली में कहा था बरेली हमारी तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ही फिल्म बनवाई थी कार्यक्रम की। और तब तक तो नहीं थी। तब इन्होंने डिक्लेयर किया था, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई थी, जो मतलब रामलीला ग्राउंड पहले तय हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। वो लाल किला के पीछे रैली हुई थी। लोगों को यही नहीं पता लगता कि मतलब मंच कहाँ लगा हुआ। लाखों की भीड़, मतलब कई लाख की भीड़ थी, रोड जाम हो गया था। तो लोग देख ही नहीं पाते थे कि साहब कहाँ से बोल रहे हैं, मायावती जी कहाँ से बोल रही हैं, मतलब दिखाई नहीं देता था, इतना बड़ा हुजूम था। उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि यूपी में बरेली तैयार हो गया है। कांशीराम साहब के लिए कोई भी गाड़ी या कार करना मुश्किल होता था। हमने उन्हें शराब की भट्टी हटाओ आंदोलन में आने के लिए 14 गाड़ियों से उन्हें रिसीव किया था, 4 किलोमीटर पीछे से। तो बहुत खुश रहे थे। वो अक्सर बरेली में रुका करते थे और अपने इधर उधर की घटनाएं भी सुनाया करते थे कि तुम लोग बहुत पीछे हो। तो इतना बड़ा संगठन खड़ा करने वाला, मेहनत करने वाला, और वो लोगों को साथ में नहीं लेते थे। इतने निडर व्यक्ति हमने बाबा साहब के बाद में ऐसा देखा कि इतने निडर व्यक्ति और कोई मुझे नहीं तब जीवन में नजर आया। कैसी बातें वो लोगों को समझाते थे? क्या शुरू में लोग उनकी बातों को मानते थे, उत्तर प्रदेश के लोग? हाँ, वो बड़ी साधारण भाषा में वो अपने जिस समाज को समझाना चाहते थे उसे ललुआ कहते थे। ये हमारा समाज ललुआ समाज है। और उसी की भाषा में वहाँ समझाया करते थे और वो दूसरे प्रतीकों को समझा करते थे। छोटे छोटे नारे होते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा। तो राज तुम्हारा मतलब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नारे हुए लगाते थे। और जब मूवमेंट चला शराब की भट्टी हटाओ, तो हमने कहा साहब क्या हट जाएगी? अरे बोला हट नहीं जाएगी, मैं तो कांग्रेस का भट्टा बिठाना चाहता हूँ, भट्टी थोड़ी हटाना चाहता हूँ। और महिलाएं इसलिए हमारे और क्या नाम कांशीराम साहब के बारे में संडे टेलीग्राफ ने छापा था कि ये दोनों बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्मगलर हैं। इनके आप और कांशीराम जी। हाँ, और इनके पास महिलाओं का बहुत बड़ा जत्था है। ये महिलाओं के थ्रू स्मगलिंग का काम करते हैं। मैं तो वहीं पर जब आंदोलन चल रहा था और एक इलेक्शन भी आ गया था, तो उसमें भाजपा के लोगों ने नारा बताता। तो उन दिनों हम लोग कहते थे कि भाई, बहुत से हमारे साथी कहते थे हम कैसे जाने कि ये DS4 का है। तो छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ ये नारा गड़ाया गया था कि ठाकुर बामन बनिया छोड़, बाकी के हैं DS4। बरेली में RSS के लोगों ने इसको बदल दिया कि ठाकुर बामन बनिया चोर, ये हमको चोर कहते हैं। तो बाकी के हैं DS4।
तो लखीमपुर के साथियों ने फिर नारा दूसरा बनाया, तिलक तलारू डंडा छोड़, बाकी के हैं डीएसओ। अच्छा, ऐसे बदलाव हुए। ऐसे बदला हुआ। तो एक फिर इसको नारा गढ़ा गया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जूते चार ये उन्होंने कहा, ये आरएसएस का बनाया हुआ। अच्छा, ये आरएसएस के बनाया हुआ। हाँ, तिलक तराजू और तिलक तराजू डंडा छोड़, बाकी के हैं डीएसओ। ये तो बनाया था बसपा के लोगों ने, लेकिन इसे आरएसएस के लोगों ने फिर गढ़ा कि तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूता चार। अब इस बात को कहने लगे तो कहने लगे कि अच्छा कांसीराम साहब तो पहुंचा, अच्छा ठीक है। तो यहाँ मथुरा में ये और बदल गया, आगे बढ़ गया, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूता चार। यहाँ चार की बजाय 4,000 हो गए। तो कांसीराम साहब ने कहा ठीक ही कह रहे हो, तो नहीं कहा तो फिर कहा जो कुछ तुम्हें करना है तो करो। अच्छा, ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है तिलक की। ये मतलब बसपा की तरफ से, बामसेब के लोगों की तरफ से नारा दूसरा था, लेकिन उनको इस तरीके से कहते हैं अपने समाज को उन्होंने गाली देने की बात शुरू की, मतलब कि इस तरीके के ये नारे लगाते हैं। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। रात भर उनके साथ बातचीत हुआ करती थी। एक बार खाना खा रहे तो हम चूँकि शाकाहारी, तो जिस होटल में रुके थे चचा मुश्ताक अहमद का था, वहाँ फ्री रुकते थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और उनका होटल था, 10 रुपए में ही एक कमरा मिल जाता था, और सारी पार्टियों के लिए उनके यहाँ खुला रहता था। कांसीराम साहब को वो बहुत प्रिय थे, उन्हें भी बहुत प्रिय थे वो दोनों लोग। तो उन्होंने क्या नाम आमलेट बनवाया, तो हमने कहा तो क्यों नहीं खाते? कांसीराम साहब बोले क्यों नहीं खाते आसाराम? तो मैंने कहा मुझे जलन हो जाती थी। अरे बोला इधर लाओ, इधर लाओ। कांसीराम को जलन, मतलब इसे आसाराम को जलन है, इसे आमलेट से इधर लाओ लगा। तो रात भी जो हमारे कार्यकर्ता उंगने लगते, सुनने लगते, तो भी इस तरीके की बात होती तो ठाके लग जाते थे। एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने बाबा साहब के बाद में, बाबा साहब के दूसरे नंबर पर अगर कहा जाता है तो पहले हुआ करते थे बुद्ध प्रिय मौर्य, बीपी मौर्य हुआ करते थे, उन्हें सेकंड कांसीराम कहते थे। लेकिन जो मतलब कभी आखिर के जीवन में बुद्ध प्रिय बीपी मौर्य भी बदल गए, कांग्रेस में चले गए, तो लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। नहीं तो बीपी मौर्य कोई सुनने के लिए दूसरे जिलों से आ जाते थे सुनने के लिए। बीपी मौर्य भाषण देते, बहुत अच्छे स्पीकर थे। तो कौन से जिले के थे बीपी मौर्य जी? ये हाथरस के थे, और ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी थे। अलीगढ़ में हाँ, मतलब खैर कहते मतलब पड़ता था पासे में। हाँ। तो उसके बाद उन्हें छोड़ के अगर दूसरा किसी को कहा गया उस वक्त, तो कांसीराम को बाबा साहब के दूसरा नंबर दिया गया लोगों ने, और जनता आज भी उन्हें इस तरीके से स्वीकार करती है। तो आखिरी मेरा ये सवाल है आपको, ये कांशीराम जी ने कहा था कि मैं भारत, मेरा सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत। तो बुद्धिज्म की मूवमेंट उत्तर भारत में रुकी हुई है या बढ़ रही है? कांशीराम साहब बुद्धिज्म की तरफ उन्होंने, हमारी भी बातचीत हो जाती थी, व्यक्तिगत रूप से भी बात होती थी। उनका था कि हम कम से कम 2 करोड़ लोगों के साथ में परिवर्तन करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे। जो उनकी डेट तय थी उससे पहले ही वो एक्सपायर कर गए। वह उनका डिटरमिन तब ये प्रोग्राम था कि हम 2 करोड़ को लोगों के साथ में, और उत्तर भारत से शुरू करेंगे कि हम 2 करोड़ों के साथ में दीक्षा लेंगे। उनका पक्का इरादा था बुद्ध में भारत को, मतलब बुद्ध और उनका वो वक्तव्य पूरा होने के पहले ही वो गुजर गए। अभी देश भर में आरएसएस, बीजेपी पूरे हमारी विरासत को खत्म कर रही है, बर्बाद कर रही है, और बुद्धिज्म की मूवमेंट की उपेक्षा की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। तो इस मूवमेंट का क्या भविष्य है? ये एक तरीके से आरएसएस का, ये ब्राह्मणवाद का खोखला, ऊपर से डरावना प्रचार है। इस देश से ये बुद्धिज्म को निकाल नहीं सकते हैं, वो तो बुद्ध में भारत होके ही रहेगा दुनिया में। मतलब यहाँ तक कि जो लोग पढ़ते हैं बाबा साहब को, वो एक अलग दुनिया के लोग हो जाते हैं।
एंटोनियो गुटेरेस जो यूनो के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर का संविधान अगर पूरी दुनिया में 5 वर्ष के लिए लागू कर दिया जाए तो दुनिया की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो ऐसे संविधान को, ऐसे रास्ते, तो बुद्ध के धम्म पर जो है जीवन यापन करने का एक तरीका है। दुनिया ने उसी वक्त जो तब धम्म प्रचार था, अशोक के पीरियड में ही इस देश को विश्वगुरु कहा गया। और अब तो नौजवान साथी जो और महिलाएं कहना चाहिए, वो हमारे धर्म प्रचार में इतनी तेजी से लगे हुए हैं, अरे मतलब इन्हें रोकने की तो बात छोड़ो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, ऊपर की बंदर उल्टी है बराबर। और ये जो कर रहे हैं, ये मुसलमानों के साथ ऐसा करके वो धमकी दे रहे हैं SC ST OBC को, जो तेजी से बदलाव हो रहा है मानसिक बदलाव, तो ब्राह्मणवाद के विपरीत जो खड़े होने का साहस कर, वो मतलब मुसलमानों को साथ उत्पीड़ित करके उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। बराबर। चलो, मान्यवर कांशीराम जी के बारे में जब भी मैं आपसे मिलूंगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और हम लोगों को शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपका।